वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एस्ट्रो साइंस में। आज हम जिस कुंडली पे चर्चा कर रहे हैं ये श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली है। पिछला वाला जब मैंने अखिलेश यादव जी की कुंडली पे विश्लेषण किया तो कुछ लोगों का मत था कि एक बार योगी जी की कुंडली पे भी चर्चा की जाए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ऐसे कुंडलियों में कि हम एस्ट्रोसेज के पास वहां से डेटास को कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो डर्टी डेटाज होता है, तो उसमें पहले हमें मैच करना पड़ता है कि चीजें कुछ मैच कर भी रही हैं कि नहीं, अन्यथा कोई भी कुंडली उठाई और सुना दिया ऐसा नहीं किया जा सकता। इस कारण से तो मैं पहले जहाँ पे कुंडली से थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा कि कैसे इसमें वो सारी चीजें दिखती हैं जो उनकी जिंदगियों में है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कुंडली क्या इशारा करती है आने वाले चुनाव को लेकर। एक और इम्पोर्टेंट बात कहता हूं कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, ये वाली हो या अखिलेश यादव जी की भी सरकार रही हो, उन दोनों में ही कहीं पर भी कोई डायरेक्ट इलेक्शन में ये लोग नहीं उतरे। ठीक है, ये एमएलसी जो है वहां से चुनकर फिर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। पिछले बार में अखिलेश यादव जी भी और इस समय योगी जी भी, ये कंडीशन कॉमन थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रमुख चेहरे हैं जिनके ऊपर जिन कंधों पे काम हो सकता है, हम उन चार्ट्स को देखकर एक अनुमान करते हैं कि उसमें क्या फॉर्मेशन आ रही है। एक्चुअल में होना तो पार्टियों से चाहिए। ठीक है, वो चीज क्लियर करते। चलो अब ये वाली कुंडली को पहले देखते हैं कि ये कैसे उन पर लागू होती है और इसके बाद फिर देखेंगे होने क्या वाला है। जो काले रंग से लिखा है वो सभी का सभी लगन कुंडली है। जो लाल रंग से लिखा है वो पूरे का पूरा नवमांश कुंडली है और ये दशमांश कुंडली है। तो अगर कुंडली को देखना शुरू करें तो इसमें लगन जो है वो 23 डिग्री पर है। कर्क राशि, कैंसर साइन, नक्षत्र है अश्लेषा, स्वामी होंगे बुध देव। ठीक है, बुध देव का नेचर कैसा होता है? बच्चों जैसा होता है। तो बुध जो है वो इस लगन कुंडली में सबकॉन्शियस माइंड है और वो 11th हाउस में बैठ गए हैं। 11th हाउस में बैठ जाने के कारण कहीं ना कहीं लाभ को बनाना वो नेचुरल वे में जानते हैं। दूसरी बात ये कि वो लेके क्या चल रहे हैं, 12th हाउस और 3rd हाउस, करेज, और साथ साथ 12th हाउस का मतलब है मानसिक परेशानियां। पिछला वीडियो अगर आपने मेरा देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं आई बटन पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके देखिएगा। उसमें आपको देखने को मिलेगा अखिलेश यादव जी की कुंडली में भी 12th हाउस का ही कनेक्शन कहीं ना कहीं लग्नेश के साथ जुड़ रहा था और यही कनेक्शन नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी नजर आता है। 10th हाउस या लग्नेश के साथ 12th का कनेक्शन होना, इसका एक मतलब आप निकाल सकते हो कि बहुत बड़े पद पे बैठने वाले जो इंसान होते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं 12th हाउस काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि मानसिक परेशानी से गुजरना हर बड़े प्रोफेशन में पड़ता ही पड़ता है। इसको हम 12th हाउस का पॉजिटिव साइड कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बुध जो है वो 12th हाउस और 3rd हाउस, करेज और साथ साथ परेशानियां दोनों को लेके चल रहे हैं। वो लाभ में बैठे हुए हैं, ये प्लस पॉइंट है, लाभ बनाना जानते हैं। साथ ही साथ सूर्य और शनि दोनों ग्रहों के साथ बैठे हैं और बुध की दोस्ती सूर्य से भी है और शनि से भी है, जनता से भी है, सरकार से भी है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सूर्य से कनेक्ट होने के कारण ही तो एक थॉट प्रोसेस आता है कि सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। शनि का कनेक्ट होने के कारण ही एक थॉट प्रोसेस आता है कि मुझे जनता से भी जुड़ना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक राशि परिवर्तन है, वो है शुक्र और बुध के बीच में। ऐसी परिस्थिति में जब बुध अपनी ही राशि में 12th हाउस में जाएंगे तो कई बार ऐसे डिसीजंस होंगे जो परेशानियों का कारण बनेंगे और कई बार ऐसे डिसीजंस होंगे जो फायदों का कारण बनेंगे। तो ये राशि परिवर्तन ऐसी चीजों को करने में सक्षम होता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं, पहले तो जो उनकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है हाइट हेल्थ के हिसाब से वो 4 नंबर में बिल्कुल सूट करती है, एक चीज। दूसरी चीज, जो केतु बैठे हैं, केतु का यहाँ बैठ जाना कहीं ना कहीं धर्म का झंडा है वो जो कि गड़ गया होता है। ऐसी परिस्थिति में जो ध्वजा है वो भगवा जो रंग है वो देता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इसका बैठ जाना ये थॉट प्रोसेस देता है जिस कारण से वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए। दूसरा इसका रीजन ये भी देख सकते हैं हम कि जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ पे बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, अपने से 10th बैठा है। तो पूर्व कर्म के हिसाब से भी गुरु जो है वो भी कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों से जुड़ने की बात करता था। तो ये दो कहीं ना कहीं एक रीजन बन रहे हैं भगवा
वाला जो वस्त्र और जो वो कर्म है वो कनेक्ट होने का। साथ ही साथ जो मन का कारक है चंद्रमा, और कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, इस कारण से वो 8th हाउस में आके स्पिरिचुअल साइड पे भी उनका जो मन है पूजा पाठ में वो लगता है। तो ये तीनों ही पोजीशन इस कुंडलियों को शो कर रही हैं। ये उनके क्लोथिंग्स को शो कर रहे हैं, ठीक है, ये उनके आचरण को शो कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं मन की स्थिति को शो कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज और समझने की है, वो ये कि अगर भगवा वस्त्रधारी हैं और अगर वो पूरी तौर पे सन्यासी कहा जाए तो फिर सरकार में नहीं कनेक्ट हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवाधारी ठीक है, लेकिन सन्यासी शब्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुंडली में जो कार्मिक प्लैनेट्स हैं, जो कर्म करने के लिए जो अलॉट होता है कुंडली, वो कर्म इंसान को करना ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंसान अपना जो बंधन है जिस दुनिया से उसको छोड़ देगा। वो क्यों हो रहा है उसको समझिए। जो शुक्र है, शुक्र विलासिता का भी ग्रह है और मोहमाया का भी ग्रह है, क्योंकि ये लग्जरी का है। मोहमाया मतलब हम जो रुपए, पैसे, लग्जरी, इन सब चीजों को देखते हैं, ये उसका ग्रह है। और 10th हाउस का कर्म का जो मिड पॉइंट है वो शुक्र के पास है। इस कारण से आप इन तीनों चीजों के साथ साथ भी जातक को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कर्म करता हुआ देखेंगे, ठीक है। शुक्र बैठे हैं कहां पे? 12th हाउस में जाके, यानी कर्म में कुछ ना कुछ परेशानियों को लगाए रखेंगे। अन्यथा ये जो 12वां भाव है वो धर्म का सुख भाव है, इसलिए धर्म के सुख में भी वो जुड़े हुए हैं। प्लस पॉइंट क्या हो रहा है? प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि शुक्र की सारी नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। वो खत्म इसलिए होगी, नवमांश की कुंडली में शुक्र जो है वो गुरु की राशि में गुरु के अधीन हो जाएंगे, और ये शुक्र का मरण कारक स्थान है, इसीलिए मटीरियलिस्टिक डिजायर्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बचती, ठीक है। तो शुक्र इस मामले में यहाँ पे कंट्रोल हो गया, भले वो लगन कुंडली में 12th हाउस में गया है, लेकिन नवमांश में वो न्यूट्रल हो जाता है, तो मटीरियलिस्टिक गेन्स की बहुत ज्यादा लालसा नहीं रखता। दूसरी चीज, इस कुंडली के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी चाहिए, वो ये कि सूर्य जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है, और वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो गया है बुध के साथ, इसीलिए सरकार के साथ जुड़ना ये पहले से ही सबकॉन्शियस माइंड को पता है। वो आज से नहीं, बहुत पहले से ही कहीं ना कहीं बीजेपी में मौजूद है, ठीक है। तो ये सूर्य जो है इसका सबसे स्ट्रांग होके मर्क्यूरी सबकॉन्शियस माइंड्स के साथ कनेक्ट हो जाना इस चीज को दर्शाता है। इसके बाद हम देखें कि इस कुंडली के अंदर जब हम नवमांश में आएंगे, नवमांश कुंडली में आप देखोगे तो क्या चीजें हो रही हैं, बुध और सूर्य ये दोनों के दोनों ही लगन से कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन बना लेते हैं। कहीं ना कहीं किस्मत की कुंडली थॉट प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा डेवलप कर रही है। गुरु भी यहीं पे मौजूद हो रहे हैं जो उच्च राशिस्थ नजर आते हैं। ये परिस्थिति भी बहुत ही किस्मत से पॉजिटिव है, और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग कोशिशें करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हर किसी को पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसी एंट्री भी नहीं मिलती और इतना पोस्ट पोजीशन भी नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पे देखिए किस्मत से ये तीनों चीजें कनेक्ट हो रही हैं। इस कारण से जब पूरा चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री का नाम लाना था, तब ये चीजें पूरी हो रही थी। दशा जो थी वो इन्हीं ग्रहों की थी, इस कारण से फायदा भी हुआ। जब कभी भी केतु लगन में बैठे, पंचम में बैठे या नवम में बैठे, तो हम मानते हैं कि केतु अपने आप में ध्वजा है। अगर वो पहले भाव में ही बैठ के लग गई तो फिर इंसान खुद में अपनी ध्वजा लगा देगा। इनको जब पद प्राप्त हुआ था तो इनकी दशा चल रही थी बुध की, लेकिन जब ये पेंडेमिक आया है, कोविड काल आया है, तब ये केतु की दशा से गोचर कर रहे थे। जिस तरीके से वो फटाफट फैसले कर रहे थे कि बच्चों को लेने के लिए बसें भेज दी जाएं, हमारे पास तो इतनी ही हमारी कैपेसिटी है, बसें हैं, हमारे पास इतने ही डॉक्टर्स हैं, हमारे पास इतना ही हॉस्पिटल है। प्रैक्टिकली समझो आप इस बात को कि इतना बड़ा वो सूबा है, इतना बड़ा वो राज्य है, वहां पे पैंडेमिक को कंट्रोल करना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि एक तरफ हम ऐसे बड़े बड़े राज्यों को देख रहे हैं जो कि अपने आप में इमारतों में खड़े हो गए, जिनके पास बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है, लेकिन यूपी और बिहार के एरियाज को अगर हम देखें, अभी वहां पे उतना ज्यादा कंपेयर टू दिल्ली एंड मुंबई उतना ज्यादा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी तक नहीं है हेल्थ के मामले में, लेकिन वहां पे भी कंट्रोल हुआ और इंसान आगे बढ़ के आया। उसने बसें भेज के कोटा से लेके हर जगह तक अपने जो भी नागरिक थे उनको सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। तो ये जो केतु की दशा थी ये ध्वजा करवा रही थी कि विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी
त्याग की भावना रखते हुए जातक किस तरीके से काम कर सकता है, ये केतु दिखाता है। और ये कहीं ना कहीं लगन से कनेक्ट होके वो पीरियड जो दशा केतु की चल रही है उसने ये कर्म को यहां तक करा दिया। तो ये चीज, ये कुंडली उन पर बहुत ज्यादा सुटेबली लागू होती है। साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि दशमांश में क्या परिस्थिति थी। दशमांश में परिस्थिति को समझने के लिए आप देखिए, नवमांश की कुंडली के अंदर मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होके नवमांश की कुंडली में देखेंगे तो कनेक्ट है, एक तरीके से पॉजिटिव योग फॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से आप देखो कि D10 के चार्ट में जो 10th हाउस का लॉर्ड बन रहा है वो उच्च का हो रहा है और 7th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, जो कि जनता से कनेक्ट होने के लिए चाहिए। दूसरी बात यह है कि केतु और जुपिटर 10th हाउस से कनेक्ट हुए। केतु और जुपिटर अपने आप में दोनों ही कनेक्ट हो गए, तो जो कर्म है वो कहीं ना कहीं धर्म की तरफ चला गया, वो उनका रेगुलर नॉर्मल कर्मा है जो वो करते हैं। चंद्रमा जो है वो राहु के साथ कनेक्ट है और चंद्रमा को दिशा बल प्राप्त हो गया। ठीक है, राहु जब तक कनेक्ट ना हो तब तक तो राजनीति का सवाल ही नहीं उठता। ठीक, तो राहु का कनेक्शन यहाँ पे हमें साफ साफ नजर आता है, जबकि यही राहु शादी ना होने का कारण है, क्योंकि ये राहु 8th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड होता है और ये चला जाता है कहीं ना कहीं पे 7th हाउस में, जहां पे वो डिनाई कर देता है। तो एक कारण तो वो है। दूसरी चीज है कि यही पॉलिटिक्स में सबसे बड़े सक्सेस का कारण भी बन रहा है। क्यों ऐसा हो पा रहा है, इसको समझ के देखिए। चंद्रमा और राहु का जॉइंट एस्पेक्ट है 10th हाउस के ऊपर, उसमें से चंद्रमा को दिशा बल प्राप्त है। अब राहु जिसके साथ बैठेगा उसकी तरह बिहेव कर जाएगा। शुक्र यहाँ पे नीच राशि तो जरूर है, लेकिन वक्री है। वक्री होकर अगर ग्रह नीच हो तो न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पे ये शुक्र न्यूट्रल है, इसलिए वो रिजल्ट्स को नहीं रोकेगा। ये चीज दशमांश की कुंडली में भी नजर आती है। सूर्य अपनी ही राशि में मौजूद है, सबकॉन्शियस माइंड जो था वो भी उसके साथ कनेक्ट है, सरकार के साथ, तंत्र के साथ सबकॉन्शियस माइंड काम करने के लिए जुड़ा हुआ नजर आता है। साथ ही साथ शनि जो है, जो दुखों के कारक हम मानते हैं, वो ग्रह भी उठ के कहां पर चले गए हैं, 12th हाउस में चले गए हैं। उसका 12th हाउस में जाना कई सारी चीजों को, नेगेटिव इंपैक्ट्स को रोकने में सक्षम है। शनि जब कभी भी 6, 8 और 12 में बैठे तो वो कई सारी नेगेटिव इंपैक्ट्स को रोक लेता है। तो ये चीज तो हमें ऊपर ऊपर नजर आती है। इस समय जो इनकी दशा चल रही है वो केतु, जो कि अभी गोचर में यहां से चल रहे हैं, और राहु अंतरदशा जो कि लाभ भाव से चल रहे हैं, वहां से चलती हुई नजर आती है। परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ही फेवरेबल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केतु जो है उसका एक काम है कि वो चीजों से दूर करता है, डिटैच करता है। तो दशा थोड़ी सी डिटैचमेंट की है। यहाँ पे एक चीज है, 10 तारीख को जब ये रिजल्ट आएगा उस समय का गोचर अगर हम ध्यान से देखें तो चंद्रमा इसी राशि में मौजूद है, राहु भी यही मौजूद होंगे। ये एक प्लस पॉइंट तो दिखाई देता है, लेकिन जब हम अष्टक वर्ग में आते हैं तो हम देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है ना उसको बहुत ज्यादा पॉइंट्स हासिल नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि उस दिन वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रहे। यहाँ पर लगन कुंडली में बहुत ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रहे, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। हाँ, चंद्रमा उच्च का जरूर हो जाएगा, राहु के साथ कनेक्ट जरूर हो जाएगा, वो प्लस पॉइंट है, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी यहाँ पे नहीं दिख रही। लेकिन उसी समय जो D10 का चार्ट है उस दिन के लिए वो 5 या 6 पॉइंट दिखा रहा है, जो कि प्रोफेशन के अंदर एक अच्छी खुशी को दिखा रहा है। तो इस एनालिसिस को अगर मैं लगाऊं, मैंने जो लास्ट एनालिसिस दिया था अखिलेश यादव जी की कुंडली में, तो वहां पे लगन कुंडली में भी चंद्रमा 4 पे न्यूट्रल था और दशमांश की कुंडली में भी 4 पे वो न्यूट्रल था, जबकि यहाँ पे लगन कुंडली में नेगेटिव है लेकिन दशमांश में हो रहा है पॉजिटिव। तो ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि यहाँ पे जो सीट है वो कम होंगी। सीट कम होने के कारण कुछ ना कुछ उनको दुख महसूस हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कुछ इतने पोटेंशियल में आ जाएंगे कि कोई दूसरा बैक सपोर्ट होते हुए उनको गवर्नमेंट यानी कि जो कर्म है उसका फायदा देखने को मिल सकता है। इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। इसको मैं दूसरी तरफ से कहूं तो ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं कि चीज जो है वो बराबरी के आसपास आके ये रोक ले। ऐसी परिस्थिति में जो सेकंड समर्थन है वो इनको आगे ले जाए, या फिर जितनी प्रचंड जीत के साथ ये आए थे उसमें कमी होने के कारण जो है मन उदास है, लेकिन फिर भी कर्म जो है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है। ये मैं इनकी कुंडली को कनेक्ट करके ले रहा हूं, जबकि पार्टियों की कोई इंडिविजुअल चार्ट्स को लेके मैं कोई कनेक्शन नहीं बता रहा। उस दिन 10 मार्च के दिन जब ये रिजल्ट है
उस दिन के गोचर के हिसाब से चंद्रमा की स्थिति, मन की क्या स्थिति है वो बता रहा हूं कि मन यहाँ पे परेशान जरूर है लेकिन कर्म के अंदर उनका मन खुश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीटें कम होंगी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 50-50% वाली चीज को ये बचाने में सक्षम हो जाएंगे, जो फायदा देगा इनको इनके D10 में, यानी कि कर्म को कंटिन्यू करने में। तो ये था योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का एक विश्लेषण। आप और भी कोई कुंडलियों के विश्लेषण को चाहते हैं तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल वीडियोस को उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो सही में परेशान चल रहे हैं, ताकि हम उन तक पहुंच के उनकी परेशानियों को भी हल कर सकें। नहीं तो फिर सिर्फ चैनल ही चलता रह जाएगा, जो लोग परेशान है उन तक अगर वो चीज काम नहीं पहुंच रहा या उनको फायदा नहीं मिल रहा तो भी वो चैनल किसी ज्यादा फायदे का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद एक ही है कि लोगों के साथ कनेक्ट हो और उनकी जिंदगियों में एक पॉजिटिविटी आए, तब तो इस ज्ञान का कोई सही मायने में इस्तेमाल मैं कर पाऊंगा, अन्यथा तो ये सिर्फ एक ज्ञान ही रह जाएगा। धन्यवाद।